हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ेंगे जो कि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में और उनका सोशियो पॉलिटिकल थॉट डिटेल में हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 63 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 63 तक कंटिन्यूटी में आएं। अगर आप हमारे इन लेक्चर्स के नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब और कहां पैदा हुए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे 23 जनवरी 1897। कहां? कटक में। कटक है आज के उड़ीसा में। हम इस लेक्चर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जर्नी के साथ साथ इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे। साथ साथ में आपको इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री भी पता चल जाएगी। कैसे हम सीक्वेंस में चलते हैं, आपको बहुत मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो कब और कहां पैदा होते हैं? 23 जनवरी 1897 में। कहां? कटक में, उड़ीसा में। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, करज डे। वो एक बहुत ब्रेव इंसान थे, हिम्मत वाले इंसान थे, एक दमदार नेशनलिस्ट थे जिनके नाम पे मनाया जाता है पराक्रम दिवस। उनकी डेथ कब और कहां होती है? उनकी डेथ होती है 18 अगस्त 1945। मींस जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर यूएसए ने एटॉमिक अटैक किया था, उसी के नेक्स्ट वीक में उनकी डेथ हो जाती है एक प्लेन क्रैश में। कहां? जापान में, ताइवान में होती है एक्चुअली। उसके बाद उनको जापान के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, वहां उनकी डेथ हो जाती है। आगे हम डिटेल में देखेंगे। उनके फादर का नाम था जानकी नाथ बोस जो कि एक लायर थे, और उनकी माता का नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अग्रेसिव नेशनलिस्ट थे। उनकी देशभक्ति ने उनको इंडिया का ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर बनाया है। इंडियन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में उनका नाम है। वो उनकी देशभक्ति की वजह से आता है। आप इस लेक्चर में जानेंगे कि उनकी देशभक्ति किस लेवल तक थी। इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अलावा एक अलग सेपरेट उन्होंने आर्मी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को फास्ट करने में, फ्रीडम स्ट्रगल को प्रोपेल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। हम आगे डिटेल में देखेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल मिला है। नेताजी का टाइटल किसको मिला है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किसको कहते? नेताजी मीन्स रिस्पेक्टेड लीडर। ये टाइटल किसने दिया था ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। इनके कुछ फेमस स्लोगन हैं, कुछ इनके फेमस कोट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कोट इनका पूछा जाता है, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसका कोट है? ये कोट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। एक और कोट है इनका, इट इज ब्लड अलोन दैट कैन पे द प्राइस ऑफ फ्रीडम। आजादी की कीमत सिर्फ और सिर्फ खून से चुकानी पड़ेगी, खून ही आजादी की कीमत चुकाएगा। ये कोट है सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद। जय हिंद को किसने यूज किया था सबसे पहले? तो जय हिंद को कॉइन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आज इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी जो इंडिया की आज की आर्मी है, उन्होंने जय हिंद अडॉप्ट किया है। किससे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। ये बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इनकी अर्ली एजुकेशन कटक से ही होती है, प्रोटेस्टेंट यूरोपियन कॉलेज कटक। उसके बाद रेवनशाह कॉलेज से ये आगे फर्दर पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये जाते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता।
कलकत्ता का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है, वहाँ जो बड़े-बड़े लोगों के बच्चे हैं वो पढ़ाई किया करते थे और वहाँ ही पढ़ाई करने का मौका मिलता है सुभाष चंद्र बोस को। प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अपनी हायर स्टडीज को पूरा करने के लिए वो यूके जाते हैं, लंदन जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज कहाँ है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। उनका सपना होता है इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई करना। वही इंडियन सिविल सर्विस जो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट कौन थे? पहले इंडियन जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई किया था वो थे एस.एन. टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। तो उन्हीं की तरह ये भी इंडियन सिविल सर्विस को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इसलिए 1919 में वो लंदन जाते हैं इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। 1 साल तैयारी करते हैं। नेक्स्ट ईयर 1920 में इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम होता है और उनका 4th रैंक आता है। उस टाइम इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई करना बहुत टफ हुआ करता था। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम होते थे, जैसे लेटन, ग्रीक, इंग्लिश और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स थे। बहुत टफ एग्ज़ाम हुआ करता था और ये एग्ज़ाम इंडिया में नहीं होता था, ये एग्ज़ाम लंदन में होता था। लंदन में 1919 में जाते हैं। 1920 में इंडियन सिविल सर्विस को क्वालिफाई करते हैं 4th रैंक के साथ। उसके बाद क्या होता है? ये था इनका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। एक बार हम रिवाइज करते हैं सिर्फ वही पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। 23 जनवरी इनका बर्थडे है और ये मनाया जाता है पराक्रम दिवस या करज डे। पराक्रम दिवस या करज डे। इंडियन नेशनल आर्मी को कंसोलिडेट करने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी को कंसोलिडेट करने का क्रेडिट जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। फिर आपके दिमाग में आता होगा कि इंडियन नेशनल आर्मी बनाई किसने थी, तो वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेताजी इनका टाइटल है। इनके कोट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जय हिंद, इट इज ब्लड अलोन दैट कैन पे द प्राइस ऑफ फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ठीक है। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। हायर स्टडीज ये करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। 1919 में ये लंदन जाते हैं इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए और 1920 में ये क्वालिफाई करते हैं इंडियन सिविल सर्विस 4th रैंक के साथ। 1919 वही ईयर है जब इंडिया में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। क्या था जलियांवाला बाग इंसिडेंट? जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, वहाँ कुछ लोग बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन इकट्ठे हुए थे, बैसाखी मना रहे थे और साथ साथ में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ लीडर उनके इंडिया के कुछ लीडर अरेस्ट हुए थे। क्यों अरेस्ट हुए थे? 1919 में रोलेट एक्ट आता है। रोलेट एक्ट ऑफ 1919 आता है, जिसमें अंग्रेज गवर्नमेंट ये एक्ट पास करती है, जिस एक्ट में ये चीज़ लिखी होती है कि इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी शक के बेसिस पे अरेस्ट कर सकती है, शक के बेसिस पे अरेस्ट कर सकती है और जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसके पास इतना राइट नहीं है कि वो एक वकील करे, अपील करे और अपनी बेल करवाए। नो वकील, नो दलील, नो अपील। ठीक है। कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स अरेस्ट कर दिए जाते हैं, तो उसके खिलाफ जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। फिर क्या होता है? जनरल डायर गेट की एंट्री को बंद कर देते हैं और इनोसेंट लोगों के ऊपर फायरिंग का ऑर्डर देते हैं और वहाँ कोई 1500 के आसपास इनोसेंट लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में खटक रहा था, तकलीफ दे रहा था, उनको डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है। तो इससे क्या हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन देखते हैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में और उनका सोशियो पॉलिटिकल थॉट हम डिटेल में देखेंगे। 1921 में वो इंडियन सिविल सर्विस छोड़ देते हैं। 1920 में इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई करते हैं, बट 1921 में वो इंडियन सिविल सर्विस छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से वो डीपली डिस्टर्ब हैं। इंडिया में वापस आते हैं। वापस आके वो महात्मा गांधी के कांटेक्ट में आते हैं। महात्मा गांधी उस टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड कर रहे थे
1921 में। आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाइम था 1920 से 1922, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाइम चल रहा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। तो पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं वो 1921 में। किसके अंडर ज्वाइन करते हैं? महात्मा गांधी के अंडर। बट महात्मा गांधी उनको मिलवाते हैं चितरंजन दास से, CR दास से। तो CR दास को कहते हैं कि यंग लीडर है, यंग एक्टिविस्ट है, इंडियन सिविल सर्विस को छोड़ के आया है, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो इसको जरा आप ट्रेन करो। ठीक है, इसको आप ट्रेन करो। यहां से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की? 1921 में। किसके इन्फ्लुएंस में? महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो इनके पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी नहीं थे। कौन थे? इनके पॉलिटिकल गुरु बनेंगे चितरंजन दास। चितरंजन दास या CR दास। चितरंजन दास को हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में ये पूछा गया है कि देश बंधु किसको कहा जाता था? तो देश बंधु कहा जाता था चितरंजन दास को, CR दास को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे चितरंजन दास। ठीक है। स्वामी विवेकानंद हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं। नेशनल यूथ डे उनके नाम पे मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो स्वामी विवेकानंद से ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस टाइम स्वामी विवेकानंद की सारी बुक्स वो पढ़ चुके थे, तो उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। स्वामी विवेकानंद को ये मानते थे अपना स्पिरिचुअल गुरु। तो अगर पूछा जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्पिरिचुअल गुरु कौन था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्पिरिचुअल गुरु था स्वामी विवेकानंद। अगर पूछा जाए उनका पॉलिटिकल गुरु कौन था, तो उनके पॉलिटिकल गुरु थे कौन? चितरंजन दास या देशबंधु। चितरंजन दास या देशबंधु। विवेकानंद थे उनके स्पिरिचुअल गुरु। ठीक है, चलिए आगे। चितरंजन दास का एक न्यूज़पेपर था। चितरंजन दास का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था फॉरवर्ड। फॉरवर्ड किसका न्यूज़पेपर था? ये चितरंजन दास इसके फाउंडर थे। और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चितरंजन दास कहते हैं कि आप आज से फॉरवर्ड न्यूज़पेपर की एडिटरशिप को संभालेंगे। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, हु वाज द एडिटर ऑफ फॉरवर्ड न्यूज़पेपर? तो फॉरवर्ड न्यूज़पेपर का फाउंडर पूछा जाए चितरंजन दास, एडिटर पूछा जाए तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब ये जो फॉरवर्ड न्यूज़पेपर था ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का न्यूज़पेपर होगा, तो ये था स्वराज पार्टी का न्यूज़पेपर। स्वराज पार्टी का न्यूज़पेपर था फॉरवर्ड। फॉरवर्ड न्यूज़पेपर के एडिटर बन गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछा जाए स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे, तो स्वराज पार्टी के फाउंडर थे चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कब फाउंड हुआ था स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी फाउंड हुई थी 1923 में। ये जीएस के पेपर्स में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। क्या? कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के फाउंडर थे चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब बनी थी स्वराज पार्टी? 1923 को। स्वराज पार्टी का न्यूज़पेपर कौन सा था? फॉरवर्ड न्यूज़पेपर। फॉरवर्ड न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? चितरंजन दास ने। फॉरवर्ड न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे? फॉरवर्ड न्यूज़पेपर के एडिटर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। अच्छा, मोतीलाल नेहरू कौन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है। 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी 1923 में बनी है। उसी साल, उसी ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं है, आईएनसी के प्रेसिडेंट बनेंगे ये 1938 में, 1938 में और 1939 में बनेंगे। वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 1938, 1939 में आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? आगे हम देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
बट एंट्री हुई है कांग्रेस में 1921 में, एडिटर बनते हैं फॉरवर्ड के। उसके बाद 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और बंगाल की स्टेट कांग्रेस के, जो ओवरऑल आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके बंगाल के सेक्रेटरी भी बन जाते हैं। बंगाल के सेक्रेटरी कांग्रेस के कब बने? 1923 में। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने? 1923 में। स्वराज पार्टी कब बनी? 1923 में। किसने बनाई? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है, अब यहां वो एक पेपर स्टार्ट करते हैं जिस पेपर का नाम है स्वराज न्यूज़पेपर। स्वराज पार्टी तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की है, बट स्वराज न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो अब वो दो पेपर्स हैं उनके, एक तो स्वराज न्यूज़पेपर जो उनका अपना पेपर है, दूसरा फॉरवर्ड न्यूज़पेपर जो चित्तरंजन दास का पेपर है, उसके एडिटर हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्या होता है? एक साल बाद 1924 में कलकत्ता के मेयर होते हैं चित्तरंजन दास। उनके पॉलिटिकल गुरु कलकत्ता के मेयर होते हैं। आज के कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। कैलकटा या कलकत्ता कहते हैं उर्दू में, हिंदी में कैलकटा, इंग्लिश में। ठीक है, तो कलकत्ता के मेयर कौन थे? चित्तरंजन दास। जब कलकत्ता के मेयर थे चित्तरंजन दास, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सीईओ बनाया जाता है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ कब बनते हैं? 1924 में। तो आगे वो बढ़ते जा रहे हैं अपने पॉलिटिकल कैरियर में। यूथ को ऑर्गेनाइज करते हैं और ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स को प्रमोट करते हैं। ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स के लिए काम करते हैं, यूथ को जोड़ रहे हैं, यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन चीजों से ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी ज्यादा बुखार होने लगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1924 में इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। कौन सी जेल में? मांडला जेल में इनको डाल दिया। मांडला जेल बड़ी खतरनाक जेल है, बर्मा में ये जेल थी उस टाइम, बहुत डेंजरस जेल थी। जो बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे उनको मांडला जेल में डाल दिया जाता था। मांडला जेल में कहते हैं खाना अच्छा नहीं मिलता, वहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, वहाँ मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, वहाँ चूहे हैं। तो हर किसी को कोई ना कोई बीमारी वहाँ से लग जाती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी एक बीमारी लग गई जिसका नाम था ट्यूबरक्लोसिस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन सी डिजीज हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो टीबी हुई। ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट में बोलते हैं टीबी, बट टीबी मीन्स ये टी ये वाला लिया है, बी ये वाला लिया है, इसकी फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है। और क्या आ सकता है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा जाता है ट्यूबरक्लोसिस वायरल डिजीज होती है या बैक्टीरियल डिजीज? ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, वायरल डिजीज नहीं है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ट्यूबरक्लोसिस कौन से बैक्टीरिया से होती है? तो ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है ट्यूबरक्लोसिस। और क्या क्वेश्चन बनता है? एक वैक्सीन होता था, आपके भी जो आपका जो ये आर्म होता है यहाँ निशान होगा, एक वैक्सीन हुआ करता था बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीसीजी वैक्सीन किसके लिए था या किसके लिए यूज होता है बीसीजी वैक्सीन? तो बीसीजी वैक्सीन होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। क्या फुल फॉर्म है? बेसिलस कैलमट ग्यूरीन। ग्यूरीन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये वैक्सीन है। तो ट्यूबरक्लोसिस से इतने क्वेश्चन जीएस में बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। अरेस्ट हो जाते हैं 1924 में मांडला जेल में, वहां इनको टीबी हो जाता है। 1927 में ये रिलीज होते हैं प्रिजन से, और रिलीज होते ही इनको कांग्रेस का अब जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। कौन सी कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले प्रेसिडेंट थे ये यूथ कांग्रेस के और सेक्रेटरी थे ये बंगाल कांग्रेस कमेटी के, बट अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नेशनल लेवल पे कांग्रेस है उसके जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं 1927 में। ठीक है, 1927 में। जेल में ये कब से कब रहते हैं? जेल में ये रहते हैं 1924 से लेके 1927 तक ये रहते हैं जेल में 3 साल। 3 साल जेल में क्या किया इन्होंने? 3 साल जेल में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट वर्क लिखा जिसका नाम था प्रिजन राइटिंग।
तो प्रिजन राइटिंग किसका वर्क है? प्रिजन राइटिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वर्क है। कब लिखा इन्होंने? 1924 से लेके 1927। कौन से जेल में? मांडला जेल में। इस टाइम इनके जो गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु चितरंजन दास, उनकी भी डेथ हो जाती है 1925 में। तो ये जो समय था 1924 से लेके 1927, इनकी जिंदगी का सबसे खराब टाइम चल रहा था, जहां इनके पॉलिटिकल गुरु की डेथ हो जाती है ये, और डेथ के टाइम ये खुद जेल में होते हैं। 1925 में डेथ हुई, 2 साल बाद ये जेल से रिलीज होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को टोटल कितनी बार जेल होती है, तो इनको 11 बार जेल होती है। 11 बार ये जेल जाते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक अच्छी पोस्ट पे आ गए हैं। नेक्स्ट ईयर 1928 में एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, यहां से जीएस में तो अक्सर क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में। कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे हर साल, तो कौन से सेशन में नेहरू रिपोर्ट आती है? ये सेशन था 1928 का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, 1928 सेशन में आती है नेहरू रिपोर्ट। 1928 का सेशन कहां हुआ था? ये सेशन हुआ था कलकत्ता में। 1928 के सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट आती है। क्या थी ये नेहरू रिपोर्ट? इसके ऑथर थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू मींस पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर। ठीक है, ये रिपोर्ट प्रपोज करती है डोमेनियन स्टेटस फॉर इंडिया विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही इंडिया को एक डोमेनियन स्टेटस दिया जाए। इंडिया को डोमेनियन स्टेटस दिया जाए, ओवरऑल ऊपर हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट रहे कोई बात नहीं, बट हम अपने ऊपर अपनी सरकार हम खुद चलाएं। सेल्फ गवर्निंग पावर्स वाइल रिमेनिंग पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही रहें, बट अंदर हमारी सरकार हो। ये थी नेहरू रिपोर्ट। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बिल्कुल नहीं पसंद आई। तो किस किसने अपोज किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपोज करते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपोज करते हैं। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस टाइम यूथ लीडर थे, खतरनाक वाले अग्रेसिव दमदार लीडर थे 1928 के टाइम। तो अपने पिता के खिलाफ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सर सिलेबस जल्दी जल्दी कवर कीजिए, जल्दी जल्दी कवर कीजिए। भैया जल्दी जल्दी कवर तो हो जाएगा, बट क्वालिटी नहीं मिलेगी। जो हमारी क्वालिटी है वैसी आपको यूट्यूब में पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। आप देख लें, जितने मर्जी वीडियो देख लें। ठीक है, पेड ग्रुप्स में भी ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्या चाहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू? ये चाहते थे हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, दे डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके बाद 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमने महात्मा गांधी के लेक्चर में भी पढ़ा है, अंबेडकर के लेक्चर में भी पढ़ा है। तो यहाँ भी हल्की सी बात कर लेते हैं, क्या है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? 1930 में। कौन स्टार्ट करता है? महात्मा गांधी। तो क्या है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? कि जो भी कानून होंगे, जो भी लॉज होंगे, कानून होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो हम नहीं मानेंगे, हम उनको डिसओबे करेंगे। जैसे एक कानून था साल्ट लॉ। साल्ट लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी। साल्ट लॉ के तहत जो इंडियंस हैं वो नमक नहीं बना सकते। तो इसके खिलाफ गांधी ने डांडी मार्च किया था। अपने आश्रम से वो पैदल चले थे डांडी गांव तक, और वहां जाके उन्होंने नमक बनाया था और नमक कानून का उल्लंघन किया था, नमक कानून को रिजेक्ट किया था, साल्ट लॉ को रिजेक्ट किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी पार्टिसिपेट करते हैं। यंग लीडर हैं, यूथ लीडर हैं, यूथ को यूनाइट कर रहे हैं। तो अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया और उनको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया, बट जेल से ही वो कलकत्ता के मेयर के नॉमिनेशन को फिल करते हैं, और कलकत्ता के मेयर के लिए वो जेल से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और इलेक्शन वो जीत जाते हैं। वही कलकत्ता जिसके मेयर चितरंजन दास हुआ करते थे जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सीईओ थे, अब वो मेयर बन गए हैं, बट हैं कहाँ? वो जेल में हैं। कहाँ जेल में? मांडला जेल में। ठीक है,
नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, काफी सारे नेता, काफी सारे एक्टिविस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है। अब क्या होगा? अब होगा गांधी इरविन पैक्ट। यहां से भी सवाल पूछा गया है कि गांधी इरविन पैक्ट कब होता है, क्या क्या पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन होता है? 1931 में साइन होता है गांधी इरविन पैक्ट। आपके एग्जाम में भी पूछा गया है किसी एक पेपर में, शायद 2016 के पेपर में पूछा गया है। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन होता है? 1931 में साइन होता है। किस किस के बीच में होता है? महात्मा गांधी, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, और इसके अलावा दूसरे कौन हैं? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कौन है? ये इंडिया के वाइसराय हैं, इंडिया के वाइसराय हैं। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। दिल्ली पैक्ट किसको कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट को कहते हैं। कब साइन हुआ था? एग्जैक्ट मार्च 5, 1931 में हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। ये इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों? यहाँ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को टेम्परेरी रोका है, याद रखना, टेम्परेरी खत्म किया है, परमानेंट नहीं। गांधी जी मान जाते हैं कि ठीक है, हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोक रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बट टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए। हम देखेंगे आप हमारी बातें मानते हैं या नहीं, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो टेम्परेरी इसको रोक लिया जाता है। नेगोशिएशन होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। क्या नेगोशिएशन होती है? इस टाइम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, अभी बात करते हैं। कुछ कॉन्फ्रेंस थी जो लंदन में हो रही थी, बातचीत हो रही थी। किसके बीच में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और इंडिया के लीडर्स के बीच में कुछ बातचीत हो रही थी, उसी को कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। टोटल 3 कॉन्फ्रेंस होती हैं, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम रोक लेते हैं और हम पार्टिसिपेट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, अब दूसरी होनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस सस्पेंड करती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और एग्री होते हैं कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि लंदन में हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिफॉर्म्स की बात कर रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि नए नए एक्ट आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, और क्या क्या आएंगे। तो वो इन्हीं की वजह से, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेशर डालती थी और उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर आती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी एग्री हो जाती है कि हम सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हम छोड़ देंगे, बट वो वाले छोड़ेंगे जो कन्विक्टेड नहीं है। वायलेंस में जो कन्विक्टेड नहीं है, उन सारे एक्टिविस्ट को हम छोड़ देंगे, उन सारे प्रिजनर्स को हम छोड़ देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो अभी इलेक्शन जीते हैं मेयर का, बट जेल में हैं, उनको भी रिलीज कर दिया जाता है। बट भगत सिंह को और उनके साथियों को फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह को और उनके साथियों को फांसी दे दी जाती है। इंडियंस वर ग्रांटेड, क्योंकि वो कन्विक्टेड थे वायलेंस में, इसलिए फांसी दे दी जाती है, जिसकी वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका अपोज करते हैं और महात्मा गांधी के बीच में और नेताजी सुभाष चंद्र के बीच में कुछ आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। इंडियंस वर ग्रांटेड राइट्स टू मेक साल्ट, इंडियंस को परमिशन दे दी है कि आप साल्ट बना सकते हैं, बट डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, सिर्फ कोस्टल एरिया में, ठीक है। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी मान जाती है, काफी सारे ऑर्डिनेंस पास किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसके तहत बहुत सारे कांग्रेस के एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है हम सारे के सारे ऑर्डिनेंस को वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ? 1931 में साइन होता है, मार्च 1931 में होता है, गांधी के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच में होता है। यहाँ क्या नेगोशिएशन होती है? जितने भी प्रिजन्स हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, बट वो वाले प्रिजनर्स, जितने भी प्रिजनर्स हैं, सॉरी, कैदी हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा, बट वो वाले कैदी जो कन्विक्टेड नहीं है ऑफेंस में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दिया जाता है। नमक बनाने की परमिशन दे दी जाती है डोमेस्टिक यूज के लिए, बट भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी जाती है। तो इसका पुरजोर अपोज करते हैं, इस फांसी का अपोज करते हैं कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हल्की सी बात कर लेते हैं यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी? कुछ नहीं, सोचो एक राउंड सा टेबल है, उसके आसपास में बैठ के बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है। कौन बात कर रहा है? इंडिया के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स और अंग्रेज गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। कहाँ कर रहे हैं? लंदन में। टोटल कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट कब हुई थी? 1930 में। सेकंड कब हुई थी? 1931 में। थर्ड कब हुई थी? 1932 में।
ये सीरीज ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस थी जो बात कर रही थी, जो इस चीज पे डिस्कशन कर रही थी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को आप खत्म करो, हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करेंगे, हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे, ठीक है, जो आपकी मांगे हैं उनमें से जो जायज मांगे होंगी वो पूरी करेंगे, ऐसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी अंग्रेज सरकार। यहां से क्वेश्चन और क्या क्या पूछा जाता है। पहले 3 क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कब से कब होती है, बता दिया मैंने। उसके बाद पूछा जाता है गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। गांधी जी ने कौन कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड की, फर्स्ट और थर्ड नहीं अटेंड की, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सी अटेंड की, तो जो गांधी करेंगे वही इंडियन नेशनल कांग्रेस करेगी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, फर्स्ट और थर्ड नहीं की। उसके बाद क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कौन कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो उन्होंने सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। पूछा जाता है कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। सेपरेट इलेक्टोरेट में अंबेडकर के लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूं, सेपरेट इलेक्टोरेट जहां जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है, कैंडिडेट भी उनका होता है और वोटर भी उनके होते हैं। लेट अस सपोज अगर एससी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता जो डिमांड कर रहे थे बी आर अंबेडकर, तो वहां एससी कैंडिडेट होगा सिर्फ और वोट देने वाले भी एससी होंगे। बट रिजर्वेशन में क्या होता है, अगर एससी के लिए सीट रिजर्व है तो कैंडिडेट तो एससी होगा बट वोटर सारे होंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके लिए एग्री हो जाती है, बट गांधी जी फास्ट अप टू डेथ का ऐलान कर देते हैं। ये चीज हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद गांधी और अंबेडकर के बीच में पैक्ट होता है, समझौता होता है, वो भी हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है पुणे पैक्ट। पुणे पैक्ट किस किस के बीच में होता है, गांधी और अंबेडकर के बीच में। बट गांधी जो है वो जेल में है, तो गांधी की तरफ से साइन कौन करता है, मदन मोहन मालवीय। हु वाज द फाउंडर ऑफ बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं कुछ भी छोड़ता नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इनमें समझौता होता है, तो ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि हम आपको रिजर्वेशन दे देते हैं। ये हमें डिटेल में पढ़ा चुका हूं, आप वो मेरा लेक्चर देखिए बी आर अंबेडकर का और गांधी का, ठीक है। 1933 से लेके 1936 तक इंडिया में नहीं होते नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहाँ जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, यूरोप के अलग अलग देशों में। वहां क्या करते हैं, एक तो अपने टीबी का ट्रीटमेंट करवाते हैं, और उसके बाद वो ही रिसर्च एंड रोड फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज बुक इंडियन स्ट्रगल। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। इंडियन स्ट्रगल बुक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। कब लिखी गई थी ये, तो ये लिखी गई थी 1933 से 1936 में, जब ये फॉरेन में थे। ये बुक 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट इसका लिखा गया था 1920 से लेके 1934 तक की हिस्ट्री है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की, 1920 से लेके 1934 तक। और बाद में सेकंड पार्ट में आता है 1935 से लेके 1942 तक, 42 तक, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चली थी तब तक, ठीक है। तो यहां से आपने याद रखना है, ये 3 साल फॉरेन चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, आगे बात करेंगे क्या है। 1933 से 36 तक यूरोप जाते हैं, टीबी का भी इलाज करवाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस का। और ही रिसर्च एंड रोड फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज बुक, पहला पार्ट लिखते हैं 1920 से 1934 वाला, 1935 से 42 वाला बाद में लिखा जाता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इनकी जो बुक है इंडिया की आज़ादी की मूवमेंट की बात करती है, 1920 से 1934 तक क्या होता है। 1934 में जब ये बुक लिखते हैं, तब इनको एक राइटर, एक टाइप करने वाला पर्सन चाहिए होता है, टाइपिंग के लिए कोई पर्सन चाहिए होता है। तो ये अपने फ्रेंड को कहते हैं कि मुझे कोई टाइपिस्ट ला के दो। तो इनके फ्रेंड एक लड़की को ला के देते हैं, 23 ईयर ओल्ड एक लड़की है जिसका नाम है इमली शेंकल। तो इमली कौन है, ये ऑस्ट्रिया की एक लड़की है जो इनकी सेक्रेटरी बनती हैं। किसकी सेक्रेटरी होती हैं, मींस इमली का कंट्रीब्यूशन है इंडियन स्ट्रगल लिखने में, जो कि बुक है सुभाष चंद्र बोस की। तो इमली कौन है, सुभाष चंद्र बोस की सेक्रेटरी हैं। और बाद में इनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है, और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और ये शादी कर लेते हैं 1937 में, ठीक है। 3 साल की दोस्ती के बाद
ये शादी कर लेते हैं, तो इमली इनकी वाइफ बन जाती है। ठीक है, इमली ऑस्ट्रियन थी, ऑस्ट्रिया की थी। इमली और सुभाष चंद्र बोस की एक बेटी भी होती है जिसका नाम है अनीता बोस। ये अभी जिंदा है अनीता बोस, लगभग 80 ईयर्स के आसपास इनकी एज है। ऑस्ट्रिया की नेशनलिटी है इनके पास, ऑस्ट्रिया में ही रहती हैं, और ये एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट हैं, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट हैं, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इमली इनकी सेक्रेटरी बनती हैं। और क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड वेरियस सेंटर्स इन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, कैपिटल यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में ये काफ़ी सारे सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं। ये सेंटर क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं पोलिटिको कल्चरल कंटैक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इंडिया और यूरोप के बीच में कल्चर और पॉलिटिक्स और कल्चर को एक्सचेंज करने की बात करते हैं, प्रमोट करते हैं इंडिया का कल्चर इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं इन 3 सालों में, इन 3 सालों में 33 से 36, एक तो ये इनकी दोस्ती होती है, इनकी शादी भी होती है इमली से। उसके बाद ये बुक लिखते हैं इंडियन स्ट्रगल का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद ये कुछ सेंटर बनाते हैं जो कल्चरल एक्सचेंज का काम करते हैं यूरोप के साथ। ठीक है, उसके बाद वो इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया वापस आते ही वो इतने फेमस हो चुके हैं अब कि 1938 में कांग्रेस का सेशन होता है, हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन कब हुआ, 1938 में हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये 51 नंबर का सेशन था जिसमें इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। हरिपुरा आज के गुजरात में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बनते हैं, 1938 में। कौन से सेशन में, हरिपुरा सेशन में, जो 51 नंबर का सेशन होता है। इसमें प्रेसिडेंट कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट 1939 में फिर से सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस सेशन का नाम है तरीपुरी सेशन। तरीपुरी सेशन ये आज के तरीपुरा में नहीं होता। तरीपुरी एक गांव है छोटा सा मध्य प्रदेश में, आज के जबलपुर में। तो तरीपुरी सेशन कब होता है, 1939 में। यहाँ कांग्रेस के बीच में 2 पार्ट में कांग्रेस डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फिर से प्रेसिडेंट बनाया जाए, और दूसरा पार्ट कहता है कि पट्टाभी सीतारमैया को प्रेसिडेंट बनाया जाए। इलेक्शन होता है दोनों के बीच में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस से हैं, पट्टाभी सीतारमैया भी कांग्रेस से हैं, बट पट्टाभी सीतारमैया हैं गांधी जी के कैंडिडेट। गांधी जी बैक करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि इस बार प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस को नहीं बनाना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वायलेंस की बात करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी बनाने की बात करते हैं। तो मैं तो नॉन वायलेंस से देश को आज़ाद करवाना चाहता हूँ, इसलिए कांग्रेस के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस सही नहीं है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गांधी सपोर्ट नहीं करते। गांधी के कैंडिडेट होते हैं पट्टाभी सीतारमैया। इलेक्शन होता है और तरीपुरी सेशन में फिर से जीत के आते हैं सुभाष चंद्र बोस। 203 वोट से ये हरा देते हैं पट्टाभी सीतारमैया को। गांधी जी इस हार को अपनी पर्सनल हार मानते हैं और ओपनली मानते हैं कि ये हार कांग्रेस की हार नहीं है, पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये हार मेरी पर्सनल हार है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है जिसकी वजह से कांग्रेस में और डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। जो इनके अपने वोटर थे, लगभग 1700 कुछ वोट लिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और 1500 कुछ लिए थे पट्टाभी सीतारमैया ने। तो 1700 से कुछ और टूट जाएंगे। काम करना मुश्किल हो गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। इसलिए 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर लेते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऑफर किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन किया तो प्रेसिडेंट कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम देखेंगे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद कब बने, 1939 में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया। ठीक है,
आफ्टर रेजिग्नेशन इन 1939, ये डेट इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक पार्टी बनाते हैं जिस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये पार्टी कांग्रेस से अलग नहीं है, कांग्रेस के अंडर ही है। इसका एम है जो लेफ्ट विंग सपोर्टर्स हैं उनको कंसोलिडेट किया जाए। कांग्रेस में दो गुट बन गए हैं, लगभग 1700 लोगों ने वोट दिया है किसको, सुभाष चंद्र बोस को, और सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट विंग सपोर्टर्स को कनेक्ट करता है। राइट विंग लेफ्ट विंग मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। क्या है राइट विंग? फ्रेंच रेवोल्यूशन जब होता है तो वहां एक मीटिंग बुलाई जाती है, उनको बोला जाता है कि जो चेंज को सपोर्ट करते हैं, जो डेमोक्रेसी को, लिबर्टी को, इक्वलिटी को सपोर्ट करते हैं वो लेफ्ट साइड बैठिए, और जो पुराने सिस्टम को सपोर्ट करते हैं वो राइट साइड बैठिए। जो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, पुराने सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, वो राइट साइड बैठिए। तो लेफ्ट साइड वाले कौन हैं? जो रेडिकल हैं, जो चेंज चाहते हैं। राइट वाले कौन हैं? जो कंजर्वेटिव हैं, जो चेंज नहीं चाहते। ठीक है, चलिए आगे। और इस क्राइसिस, इसको तरीपुरी सेशन को तरीपुरी कांग्रेस क्राइसिस भी कहते हैं। यहाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं हमें दिख रही है दो पार्ट में डिवाइड होती हुई। ठीक है, चलिए आगे। ये कौन सा टाइम था? 1939 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब चलती है? सेकेंड वर्ल्ड वार चलती है 1939 से लेके 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार किस किस के बीच में हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी एक्सिस पावर के बीच में और अलाइंड पावर के बीच में। एक्सिस पावर के बीच में और अलाइंड पावर के बीच में। एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो इनमें कंट्रीज थी JIG। मेन कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, इटली और जापान। जापान, इटली, जर्मनी, ये थे एक्सिस में, और इनके साथ और भी काफी सारी छोटी कंट्रीज थी, बट मेन जर्मनी, इटली और जापान थी। अलाइंड पावर में कौन था? अलाइंड पावर में था ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, USA, सोवियत यूनियन मींस आज का रशिया, और चाइना। तो ये सारे लोग अलाइंड पावर में लड़ रहे थे। ठीक है, एक्सिस में कौन है? जर्मनी, इटली, जापान। तो इंडिया किसको सपोर्ट करेगा? आगे हम देखेंगे कि इंडिया को किसको करना चाहिए, इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना याद रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता है 1914 से 1918 हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945, ये इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा इसलिए बता रहा हूँ। 1939 से 1945 बिटवीन एक्सिस पावर एंड अलाइंड पावर। एक्सिस पावर में कौन था? जापान, इटली, जर्मनी, JIG, जिग से याद करेंगे। अलाइंड पावर में कौन था? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, USA, सोवियत यूनियन और चाइना। 1940 में, 1940 में गांधी जी स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? 1940 में गांधी जी ने। इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने। कब किया? 1940 में। क्या होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा गांधी ने 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। ये भी एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है, राइट टू स्पीच पे फोकस है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजन को अपोज करना है। क्या? ऊपर बात की हमने सेकेंड वर्ल्ड वार की। सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस के कंसेंट के बगैर इंडियन फौजियों को, इंडियन सोल्जर्स को नहीं सेकेंड वर्ल्ड वार में धकेल सकती। ठीक है, ब्रिटिश डिसीजन टू इन्वॉल्व इंडिया इन वर्ल्ड वार सेकेंड विदाउट इंडियन कंसेंट, इस चीज को हमने अपोज करना है। केयरफुल कंट्रोल मूवमेंट होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह, जहां इंडिविजुअल्स सेलेक्ट किए गांधी जी ने और ऑफर किया सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस, वन बाय वन रेदर देन मास मूवमेंट। तो यहां से क्या बनता है एग्जाम के लिए? इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 1940 में स्टार्ट किया। ठीक है, हाँ, क्या है इंडिविजुअल सत्याग्रह? इंडिविजुअल लेवल पे हमने सत्याग्रह करना है। हर इंडिविजुअल ने, सत्या मीन्स सच, आग्रह मीन्स टू होल्ड। क्या होल्ड? मतलब सच की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखना है। तो इस चीज का अपोज करना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडियंस की मर्जी के बगैर नहीं इन्वॉल्व करा सकती। ठीक है, तो अब दो गुट बन गए।
एक गांधी जी वाला और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला फॉरवर्ड ब्लॉक। गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया और सुभाष चंद्र बोस स्टार्ट करते हैं एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस एट रामगढ़। एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस तब के बिहार में थी, ये जगह रामगढ़, आज ये झारखंड में है। तो एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट होता है? 1940 में। किसने स्टार्ट किया? सुभाष चंद्र बोस ने या फॉरवर्ड ब्लॉक ने? क्या मकसद है इसका? सेम मकसद है कि एंटी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस को पार्टिसिपेट नहीं करवा सकती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एंटी कंप्रोमाइज स्टेप्स प्रिवेंटिंग इंडियन फ्रॉम बीइंग एक्टिव पार्टिसिपेंट इन वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इंपीरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया है एंटी कंप्रोमाइज मूवमेंट ने, एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस ने। क्वेश्चन क्या बनेंगे? एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस या मूवमेंट किसने स्टार्ट की? फॉरवर्ड ब्लॉक ने। मेन लीडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। क्या मकसद था? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है और इंडियंस को प्रिवेंट करना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाने से। ठीक है, अब क्या होगा? ये होगा, इसके बाद क्या होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फिर से अरेस्ट कर लिया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फिर से अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंडियंस को रोक रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाने से। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लास्ट अरेस्ट होगा, 11th नंबर का अरेस्ट होगा। जेल में डाल दिया जाता है, बट इनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट कीजिए, तो इनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है हेल्थ इश्यूज की वजह से, और इनके घर के आसपास सिक्योरिटी टाइट की जाती है कि ये घर से बाहर ना निकले। बट नेताजी तो नेताजी थे, उन्होंने अपने मकसद में आगे तो बढ़ना था। तो 1941 में नेताजी घर से निकल जाते हैं, बेस बदलते हैं। बेस बदल के अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि मैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का एक मुस्लिम पठान हूं। ठीक है, पहले पठान बनते हैं, बाद में एक LIC लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बनते हैं, और अपने कजन को कहते हैं कि मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो, मुझे कहीं जाना है। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बेस बदला, एक पठान बने, दाढ़ी बड़ी बड़ी की, और अपने कजन सीसर कुमार को बोला कि मुझे रेलवे स्टेशन छोड़िए। रेलवे स्टेशन जो कि बंगाल का रेलवे स्टेशन है, वहां तक उनके कजन छोड़ के जाते हैं, और वहां से वो बैठते हैं रेलवे स्टेशन में और पाकिस्तान पेशावर में पहुंच जाते हैं। पेशावर से वो काबुल पहुंच जाते हैं। काबुल आज के अफगानिस्तान की कैपिटल है, और वहां से वो रशिया के रास्ते से होते हुए, मॉस्को से होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं। उनको मिलना था हिटलर से। हिटलर से क्यों मिलना था? क्योंकि हिटलर जर्मनी को लीड कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक्सिस को लीड कर रहे हैं। तो उनको लगता था कि मैं हिटलर से सपोर्ट मांगूंगा और हिटलर मेरी मदद करेंगे इंडिया को आज़ाद करवाने में। तो वो बेस बदलकर निकल पड़ते हैं हिटलर से मिलने, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन के लिए। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन के लिए। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि उन्होंने बेस बदल के कौन कौन सा नाम रखा। तो मोहम्मद ज़ियाउद्दीन का नाम रखा जब वो स्टार्टिंग में निकले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जा रहे थे, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन। उसके बाद उन्होंने मोज़ैटो नाम रखा, जो कि बताया कि मैं एक इटली का डिप्लोमेट हूँ, इटालियन डिप्लोमेट हूँ, मेरा नाम है मोज़ैटो। फिर वो बाद में देखेंगे हम, जर्मनी के बाद वो जापान जाएंगे, उनको हिटलर जापान भेजेंगे। जब वो जापान जाएंगे तब वो नाम रखेंगे अपना मटसुदा। मटसुदा। तो उनके 3 नाम थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़ियाउद्दीन, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, ओरलैंडो मोज़ैटो। मोज़ैटो आप याद रख सकते हैं, इजी है, मोज़ैटो और मत्सुदा। ठीक है, ज़ियाउद्दीन, मोज़ैटो, मत्सुदा, ये 3 नाम थे जो वो बेस बदल बदल के रख रहे थे। कहाँ जाने के लिए? जब वो गए हैं बर्लिन में हिटलर से मिलने, और उसके बाद जापान। जापान क्यों जाते हैं आगे हम बात करेंगे। ठीक है, वो ऑलमोस्ट 3 महीने का सफर होता है, 3 मंथ लगते हैं उनको टोटल बर्लिन पहुंचने में। ठीक है, बर्लिन
पहुंचने में कितना टाइम लगता है उनको? उनको लगते हैं 3 महीने। ठीक है, वो कौन से रूट से जाते हैं हम हल्का सा देख लेते हैं, फिर बैक आते हैं इसी पे। यहाँ से वो निकलते हैं, ये कलकत्ता से निकलते हैं, यहाँ से होते हुए वो पंजाब के रास्ते से पहुंचते हैं पेशावर में, यहाँ से काबुल में जाते हैं और इधर से वो रशिया में इंटर होते हैं, मास्को से होते हुए वो यूरोप में इंटर होते हैं, यहाँ पहुंचते हैं वो बर्लिन में। ठीक है, बर्लिन में वो कुछ टाइम तक रहेंगे, वहाँ हिटलर का वेट करेंगे। अब हिटलर उनका कोई दोस्त तो है नहीं कि एकदम से हिटलर मिलने के लिए आ जाएगा। 1941 का टाइम है, हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वार में बिजी है, 2 साल हो चुके हैं, तो हिटलर का वो वेट करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, लगभग 1-2 ईयर वो यहाँ रुकते हैं, ऑलमोस्ट 1-2 साल वो बर्लिन में रुकते हैं, यहाँ काफ़ी सारे काम करते हैं, हम आगे देखेंगे। हिटलर उनको कहते हैं कि बेटर है आप जापान की सपोर्ट लीजिए, जापान भी एक्सिस के लिए लड़ रहा है, जापान आपके पास है। तो जापान कहाँ है? तो जापान लगभग ये जापान है। वो कहते हैं आप जापान जाइए और जापान की मदद से आप इजिली इंटर हो सकते हैं इंडिया में, यहाँ से आप इंटर हो सकते हैं। तो वो जापान कैसे जाएंगे? तो जापान वो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, जो वास्को डी गामा ने रास्ता लिया था केप ऑफ गुड होप का, इंडिया में जो फर्स्ट यूरोपियन आया था वास्को डी गामा पुर्तगाल से, पोर्तुगीज से, वो वाला रास्ता अपनाते हैं और यहाँ से होते हुए वो ऐसे जाते हैं। ठीक है, ये है केप ऑफ गुड होप, यहाँ से गुजरते हैं वो और यहाँ पहुँचते हैं मेडागास्कर। यहाँ से वो उनके जाने का अरेंज करता है हिटलर, सब मरीन को भेजता है, सब मरीन U-18 भेजता है, आगे हम पढ़ेंगे। सब मरीन क्या होती है? एक कश्ती होती है जो पानी में चलती है। ठीक है, तो उसके द्वारा हिटलर भेजता है और चिट्ठी लिखता है जापान को कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेने के लिए आप एक सबमरीन को भेजिए मेडागास्कर में। तो यहाँ से हिटलर की या जर्मनी की सबमरीन मेडागास्कर छोड़ती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और यहाँ जापान की सबमरीन आती है और ये यहाँ से लेके जाती है इनको सीधा जापान, इस रास्ते से होते हुए यहाँ जापान में आते हैं और फिर हम देखेंगे आगे ये क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पहुंचे थे हम 1941 में, जब वो वेट कर रहे थे मिलने का, किससे मिलने का? वो वेट कर रहे थे हिटलर से मिलने का। तो बर्लिन में, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में वो बनाते हैं फ्री इंडिया सेंटर। फ्री इंडिया सेंटर मीन्स आज़ाद हिंद सेंटर। ये आज़ाद हिंद सेंटर क्या है? इसको हम स्पेशल ब्यूरो फॉर इंडिया भी कहते हैं। स्पेशल ब्यूरो फॉर इंडिया या आज़ाद हिंद सेंटर का फाउंडर कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहाँ? बर्लिन में। कब बना? 1941 में। और क्या करते हैं ये? इंडियन लीजन को फाउंड करते हैं। इंडियन लीजन क्या है? इंडियन लीजन आगे हम बात करते हैं। इंडियन लीजन को बनाते हैं ये। इंडियन लीजन अभी हम देख लेते हैं क्या है। इंडियन लीजन क्या है? कुछ कैदी हैं। मीन्स होता क्या था, इंडिया के सोल्जर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लड़ते थे, यूरोप में जाके भी लड़ते थे, अफ्रीका में जाके लड़ते थे, और जब वो हार जाते थे या उनको कैप्चर कर लिया जाता था और उनको प्रिजनर बना दिया जाता था जर्मनी के द्वारा या जापान के द्वारा, जहां भी वो लड़ते थे, तो वो प्रिजनर्स जो हैं उनको दोबारा जर्मनी अपने लिए इस्तेमाल करता था। ये कैदी थे इंडिया के और ये यूरोप में थे। कभी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लड़ा करते थे, फिर ये प्रिजनर हो गए। अब कुछ तो प्रिजनर हैं और कुछ जो हैं वो एक्सिस पावर के लिए लड़ रहे हैं। इनको फिर बाद में रिक्रूट कर लिया जाता था उसी कंट्री के द्वारा जिसके ये कैदी होते थे। ठीक है, तो लगभग 4500 सोल्जर्स को, कैदियों को ये जोड़ते हैं और बनाते हैं इंडियन लीजन। फ्री इंडियन सेंटर इन बर्लिन। क्या है ये फ्री इंडियन सेंटर इन बर्लिन? इस्टेब्लिश किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया? 1941 में। ये बेस बनता है आज़ाद हिंद मूवमेंट का यूरोप में। तो यूरोप में आज़ाद हिंद मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? आज़ाद हिंद मूवमेंट यूरोप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट की थी। कौन लड़ा था आज़ाद हिंद मूवमेंट? यही इंडियन लीजन। इंडियन लीजन लड़ेंगे आज़ाद हिंद मूवमेंट यूरोप में। ठीक है, एमिंग टू कोऑर्डिनेट सपोर्ट इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना और सपोर्ट करना इंडिया की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों को हराना। अकी कंपोनेंट था ये इंडियन लीजन का। ठीक है, क्या? फ्री इंडियन लीजन। इसको हम 950 इन्फेंट्री रेजिमेंट भी कहते हैं। 950 इन्फेंट्री रेजिमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ से 1941 में वो फ्री इंडियन सेंटर बनाते हैं,
या आज़ाद हिंद सेंटर बनाते हैं, कहाँ, बर्लिन में, जिनको हम स्पेशल ब्यूरो फॉर इंडिया भी बनाते हैं, कहते हैं, ठीक है। और इंडियन लीजन को फाउंड किसने किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कितने इसमें सोल्जर हैं, 4500 सोल्जर। ये कौन सोल्जर हैं, ये वही सोल्जर हैं जो इंडिया के सोल्जर कभी ब्रिटेन के लिए लड़ा करते थे, बाद में इनको कैप्चर कर लिया एक्सिस फोर्सेस ने और इनको कैदी बना दिया। इनमें से कुछ रिक्रूट हो गए एक्सिस फौज में और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे और कुछ अभी कैदी हैं। इन सब को इकट्ठा करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, हेल्प लेते हैं वहाँ के गवर्नमेंट की, कहते हैं कि हम भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, आपके साथ मिल के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसलिए मुझे ये लोग चाहिए। और 4500 सोल्जर्स को इकट्ठा कर लेते हैं बर्लिन में और ये लड़ेंगे आज़ाद हिंद मूवमेंट यूरोप में, ठीक है। फ्री इंडियन लीजन भी इनको कहते हैं, या इनको कहते हैं 950 इंडियन इन्फेंट्री रेजिमेंट। कहीं मैच करने के लिए आए तो आप इजिली कर लोगे। कौन है ये कंसिस्ट ऑफ इंडियन प्रिजनर्स हैं वार के, जो कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लड़े थे नॉर्थ अफ्रीका में या बाकी एरियाज में, और इनको कैप्चर कर लिया था एक्सिस फोर्सेस ने, और उसके बाद इनको जेल में डाला और फिर रिक्रूट कर लिया जर्मन फोर्सेस के लिए। बाद में ये एक्सिस फोर्सेस के साथ मिलके इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। ये इंडियन लीजन है। जो टाइटल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को का, जो नेताजी टाइटल है, ये इन्होंने ही दिया था, ये सोल्जर ऑफ इंडियन लीजेंड्स ने दिया था, या स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंडियंस ने ये बर्लिन में दिया था कि आप तो नेताजी हैं। आप वहां से आए, यहाँ से हमें इकट्ठा किया और एक आर्मी तैयार कर दी, एक रेजिमेंट तैयार कर दी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। और क्या काम किया, अभी तक भी इनको हिटलर से मुलाकात नहीं हुई। 1942 आ जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश करते हैं आज़ाद हिंद रेडियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री इंडिया रेडियो या आज़ाद हिंद रेडियो के फाउंडर कौन हैं? फ्री इंडिया रेडियो या आज़ाद हिंद रेडियो के फाउंडर हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब बनता है? 1942 में। इंडिया में क्या हो रहा है 1942 में? इंडिया में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही है गांधी जी के अंडर, ठीक है। और वहाँ वेस्ट में, यूरोप में क्या हो रहा है, वहाँ आज़ाद हिंद रेडियो बनाया जा रहा है बर्लिन में, वहाँ स्पेशल ब्यूरो फॉर इंडिया बनाया जा रहा है, वहाँ इंडियन लीजन का रेजिमेंट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जर्मनी के रेडियो सर्विसेज को इस्तेमाल करके इन्होंने ये रेडियो वहाँ बनाया बर्लिन में। क्यों बनाया? ताकि इंडिया की आज़ादी को मैं यहाँ से प्रमोट कर पाऊँ, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को मैं यहाँ से प्रमोट कर पाऊँ, ठीक है। बाद में आगे जाके हम देखेंगे, जब ये जापान जाएंगे और आगे मूव करेंगे, ये हेडक्वार्टर रेडियो का शिफ्ट करेंगे सिंगापुर और बाद में रंगून बर्मा। तो ये आपने याद रखना है। आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ बनाया गया? बर्लिन में बनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। कब बनाया? 1942 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट किया? बाद में सिंगापुर में किया और फिर रंगून बर्मा में भी ये शिफ्ट किया, ठीक है। क्या काम था इसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोपोगंडा चलाना और इंडियन नेशनल आर्मी की बात करेंगे हम आगे, उसको सपोर्ट करना। बर्लिन में इसका फर्स्ट ब्रॉडकास्ट होता है 7 जनवरी 1942 को। 7 जनवरी 1942 को पहला ब्रॉडकास्ट होता है किसका? आज़ाद हिंद रेडियो का। 1942 में 7 जनवरी बर्लिन में क्या होता है, वहां से रेडियो स्टेशन से, आज़ाद हिंद रेडियो से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एड्रेस करते हैं इंडिया की जनता को। मैंने कहीं शायद 1-2 बार गलती से BR अम्बेडकर बोल दिया है, उसके लिए सॉरी। ये लेक्चर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है तो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रॉडकास्ट कब होता है? 7 जनवरी को। कहाँ होता है? बर्लिन से होता है। डेली 4 घंटे का ब्रॉडकास्ट चलता है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस एड्रेस करते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में टेलीकास्ट होता है। कौन कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, उर्दू में होता है, बंगाली में होता है। आप सोच देखिए, उनका माइंड देखिए। इंग्लिश में अंग्रेजों को बोल रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या प्लान है, हम आज़ादी चाहते हैं। हिंदी में हिंदी बोलने वालों को यूनाइट कर रहे हैं, उर्दू बोलने वालों को यूनाइट कर रहे हैं, बंगाली बोलने वालों को यूनाइट कर रहे हैं, तमिल बोलने वालों को यूनाइट कर रहे हैं, तेलुगु बोलने वालों को यूनाइट कर रहे हैं, गुजराती बोलने वालों को यूनाइट कर रहे हैं, पर्शियन बोलने वालों को यूनाइट कर रहे हैं और पश्तो बोलने वालों को यूनाइट कर रहे हैं। 7 लैंग्वेजेस में ये ब्रॉडकास्ट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फर्स्ट ब्रॉडकास्ट कब होता है? बर्लिन से 7 जनवरी 1942, जब इंडिया में चल रही थी। अभी नहीं चली थी, अगस्त में स्टार्ट हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट, जनवरी में नहीं हुई थी,
4 घंटे का टेलीकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। कितनी लैंग्वेजेस में होता है? 7 लैंग्वेजेस में। कौन कौन सी लैंग्वेज हैं आपने देख लिया। क्या एम है? इंटीग्रेट करना सबको, यूथ को यूनाइट करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, बूस्ट करना, एक बड़े लेवल पे फ्रीडम स्ट्रगल चलाई जाए और इंडिया को आज़ाद करवाया जाए। आज़ाद हिंद रेडियो एक टूल ऑफ प्रोपोगंडा के लिए इस्तेमाल किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। बाद में हम आगे देखेंगे, जब ये सिंगापुर पहुंचेंगे, अभी ये बर्लिन में है, 1944 में ये सिंगापुर में होंगे। कैसे जाएंगे हम बात करेंगे। सिंगापुर में ये हेडक्वार्टर को वहां शिफ्ट करेंगे और सिंगापुर से ये एड्रेस करेंगे 1944 में नेताजी एड्रेस करेंगे इंडिया को, और नेताजी एड्रेस करेंगे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को बोलेंगे कि मैं सुभाष चंद्र बोस, देश के फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आशीर्वाद चाहता हूं आजादी की अंतिम लड़ाई में, आजादी की आखिरी लड़ाई में। तो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। एक तरफ से महात्मा गांधी इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से सुभाष चंद्र बोस वहां से प्रेशर डाल रहे हैं। जो इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए थे 1939 में, वो भी खत्म हो गए हैं, क्योंकि दोनों के दोनों चाहते हैं क्या? देश को आजाद करवाना। रास्ता अलग अलग है। तो फादर ऑफ नेशन का टाइटल महात्मा गांधी को किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया? 6 जुलाई 1944 को। कहां से दिया? जब आजाद हिंद रेडियो का ब्रॉडकास्ट किया इन्होंने सिंगापुर से। ठीक है, चलिए आगे। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही है गांधी जी के द्वारा 1942 में। ठीक है, बोस क्या चाहते हैं? सुभाष चंद्र बोस चाहते हैं सिक्योर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम एक्सिस पावर। कहाँ है? पीछे जाते हैं हम 1942 की बात, जब ये आजाद हिंद रेडियो बनाते हैं, इंडियन लीजन बनाते हैं, जर्मनी में है। चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि मुझे मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट मिले एक्सिस पावर से या जर्मनी से, ताकि मैं इंडिया को आज़ाद करवा पाऊँ अंग्रेज़ों से। इनका विजन बड़ा विजन होता है। इंडियन लीजन तभी बनाते हैं ये इंडिया के प्रिजनर्स को जेल से निकाल के। ठीक है, और वहां क्या करते हैं आगे हम देखेंगे, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बनाते हैं एग्जाइल में, मींस जब ये बाहर हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में, अभी इसको रहने दो। ठीक है, हिटलर का गोल क्या था? हिटलर का गोल था ब्रिटिश एम्पायर को वीक किया जाए, और वो उनको लगा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मैं अंग्रेजों को वीक कर सकता हूं। इनकी मीटिंग होती है मई 1942 में, इनकी मीटिंग होती है। लगभग 1-1.5 साल के बाद इनकी मीटिंग होती है, बोस की और हिटलर की मीटिंग होती है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस मीटिंग हिटलर को मिलते हैं प्रूशिया में। प्रूशिया कहाँ है? वही प्रूशिया जो हमने हीगल में पढ़ा है, जर्मनी में। प्रूशिया में इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, हिटलर क्या चाहते थे? हिटलर चाहते थे कि अंग्रेजों को वीक किया जाए, और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि मैं इंडिया को आज़ाद करवाऊं अंग्रेजों से। जो उम्मीद हिटलर से सुभाष चंद्र बोस को थी, वो उनको उतनी सपोर्ट नहीं मिलती, बट लिमिटेड सपोर्ट मिलती है। क्या सपोर्ट मिलती है? वो कहते हैं कि आप जापान जाइए, मैं आपको जापान पहुंचाता हूं। जापान में लेटर लिखते हैं, वहां से सबमरीन आती है और मेडागास्कर से उनको लेके जाती है। मेडागास्कर तक वो हिटलर के द्वारा वहां तक पहुंचाए जाते हैं। वो कहते हैं कि आप जापान जाइए, जापान काफी पावरफुल है, काफी बढ़िया तरीके से लड़ रहा है, आपकी अच्छी सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे। मीटिंग के बाद क्या होता है? बॉस अब निकल पड़ते हैं जापान की तरफ, आगे जाते हैं ताकि जापान उनकी मदद करे। 8 फरवरी 1943 में, 8 फरवरी 1943, 42 नहीं 43, 2 साल हो गए इनको अब जर्मनी में। ये निकलते हैं जर्मन की सबमरीन U-180 से। सबमरीन क्या है? एक शिप टाइप है, एक कश्ती है, जहाज है, समुद्र का जहाज है, जो समुद्र के अंदर से भी चलता है, पानी के ऊपर भी चलता है, पानी के बीच से भी चलता है। तो कौन से सबमरीन से ये इन्होंने ट्रेवल किया था जर्मनी से लेके मेडागास्कर तक? तो U-118। ठीक है, जर्मनी से निकलते हैं, इंडियन ओशियन में इंटर करते हैं, केप ऑफ गुड होप के द्वारा वास्को डी गामा वाले रास्ते से
मेडागास्कर पहुंचते हैं इंडियन ओशन में। मेडागास्कर में आगे जापान का सबमरीन आ जाता है। जापान के सबमरीन का नंबर है 129 I-29। ये U-180 है, ये I-29 है। यहाँ से ये निकल पड़ते हैं जापान के लिए। 11 मई 1943 को ये जापान की कैपिटल टोक्यो में पहुंचते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वहाँ ये क्या करते हैं, टोक्यो में जापान में क्या करते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे मोहन सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी को। जैसे इंडियन लीजन का गठन करते हैं ये बर्लिन में, ऐसे ही इंडियन नेशनल आर्मी का रोल, सुभाष चंद्र बोस का रोल और ये मोहन सिंह कौन है इनको देखते हैं। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो ओरिजिनली अगर आपसे पूछा जाए तो वो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाई थी, बट सुभाष चंद्र बोस ने उसको रिवाइव किया था, उसको लीडरशिप दी थी, उसको कंसोलिडेट किया था, आगे लेकर गए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी और वहां मोहन सिंह का ऑप्शन हो तो आप मोहन सिंह को टिक करेंगे, अगर मोहन सिंह ना हो तो फिर सुभाष चंद्र बोस को टिक करेंगे। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी ओरिजिनली किसने बनाई थी? ओरिजिनली बनाई थी ये मोहन सिंह ने 1942 में। ध्यान से देखो क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई है? मोहन सिंह ने। कब बनाई है? 1942 में। 1942 में सुभाष चंद्र बोस तो बर्लिन में थे, जर्मनी में थे, तो जापान में एक पर्सन था मोहन सिंह, जो इंडिया का एक कैदी था, ब्रिटिश के लिए लड़ता था और बाद में इसको कैप्चर कर लिया जापान ने, जेल में डाल दिया और फिर ये एक्सिस फोर्सेस के लिए काम करने लगा। ठीक है, उसका एक मेजर था, मोहन सिंह का एक मेजर था जिसका नाम था मेजर इवाची फुजीवारा। इवाची फुजीवारा कहता है, इसके साथ दोस्ती हो जाती है, तो इवाची फुजीवारा कहता है कि मोहन सिंह तू लड़ तो रहा है एक्सिस के लिए, तो क्यों नहीं तू अपनी एक फौज बनाता, अपनी एक यूनिट बनाता आर्मी की, और तू इंडिया को आज़ाद करवा, हमारे साथ मिलके ही लड़ बट इंडिया को आज़ाद करवा। तो ये 1942 में मोहन सिंह गठन करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी का। किसकी सपोर्ट से? इवाची फुजीवारा की सपोर्ट से। बट बाद में जब इवाची फुजीवारा रिटायर हो जाते हैं या इनका मेजर जब चेंज हो जाता है तो तब क्या होता है, तब इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है जापान के द्वारा और इंडियन नेशनल आर्मी को डिसबैंड कर दिया जाता है, कोलैप्स कर दिया जाता है और मोहन सिंह को जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? ये देखते हैं कि एक कैदी इंडिया का मोहन सिंह जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहा था, आज वो यहाँ इंडियन आर्मी बना रहा है, इंडियन नेशनल आर्मी बना रहा है, तो क्या भरोसा कल को ये हमारे खिलाफ लड़े, है तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिपाही था, तो इसलिए इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसकी टेम्परेरी कमांड संभालते हैं रास बिहारी बोस। कहीं ऑप्शन में आए तो आप देख सकते हैं, रास बिहारी बोस इसकी कमांड संभालते हैं, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है इंडियन नेशनल आर्मी जब तक नेताजी नहीं आते। नेताजी आ जाते हैं जापान में और इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करते हैं। नेताजी, इंडियन नेशनल आर्मी जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, टेम्परेरी कमांड है उसकी हिडन वे में रास बिहारी बोस के अंडर, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रीऑर्गेनाइज करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को, लीड करते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी की जो इंडियन नेशनल आर्मी में जो आदमी उन्होंने जो सोल्जर रिक्रूट किए हैं उनकी एक गवर्नमेंट बनाते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई? तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज बनाई किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ बनाई? जापान में। और प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज जो कि इंडियन नेशनल आर्मी की गवर्नमेंट है, अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अलग अलग पोस्ट पर तैनात हैं, ये एक प्रोविजनल गवर्नमेंट है जो आगे जाके इंडिया की गवर्नमेंट चलाएगी, ऐसा सपना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो ये जापान के साथ मिल के लड़ने का प्लान है अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में थे 1942 में, तब जापान ने अंडमान और निकोबार आइलैंड को अंग्रेजों से छीन लिया था। जापान काफ़ी पावरफुल था। अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया के आइलैंड हैं आज, तो इनको 1942 में छीना हुआ था। किसने? जापान ने। इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं और जापान जो है जापान को कन्विंस करते हैं और अंडमान निकोबार
आइलैंड को हैंड ओवर किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कि आप जाइए। जापान हेल्प करता है, कहता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड हम आपको देते हैं, आप वहाँ जाइए, आपको हिटलर ने भेजा है, आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके अपना बेस बनाइए और वहाँ से आप लड़िए अंग्रेज़ों के खिलाफ, हम भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज अ लीडर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री आज़ाद या आज़ाद हिंद फौज का जो हेड हैं, विजिट करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में 29 दिसंबर 1943 में ये वहाँ विजिट करते हैं और वहाँ इंडिया का झंडा लहराते हैं। तो इंडिया का फ्लैग फर्स्ट टाइम अंडमान निकोबार पे कब लहराया गया? दिसंबर 29, 1943 में। किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और ये डिक्लेयर किया गया कि ये क्या डिक्लेयर किया गया? फर्स्ट लिबरेटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की फर्स्ट टेरिटरी जो अंग्रेजों से लिबरेट करवा दी गई है। ऑल दो जापान ने इसको लिबरेट करवाया, हैंड ओवर किया, किसके? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ 1943 में दिसंबर 29 में वहाँ जाते हैं, इंडिया का झंडा लहराते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि ये लिबरेटेड टेरिटरी है इंडिया की। और उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड को नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अंडमान को नाम देते हैं शहीद आइलैंड और निकोबार को नाम देते हैं स्वराज। ठीक है। तो शहीद क्या है? अंडमान आइलैंड। किसने नाम दिया? नेताजी ने। स्वराज क्या है? स्वराज निकोबार आइलैंड को नाम दिया नेताजी ने। अब नेताजी का बेस बन गया है यहाँ और यहाँ से वो इजिली अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। रिवाइवल और एक्सपेंशन करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की, हम पढ़ चुके हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं आज़ाद हिंद, कहाँ? सिंगापुर में। और जब ये सिंगापुर में पहुंचे थे तब इनके पास 70,000 प्लस सोल्जर हो चुके थे। 70,000 प्लस सोल्जर थे इंडियन नेशनल आर्मी में, या प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज जो इन्होंने बनाई थी, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज, ये इन्हीं इंडियन नेशनल आर्मी की गवर्नमेंट इन्होंने बनाई है। एक इंटर्म गवर्नमेंट बनाई है जो आगे चल के इंडिया पे राज करेगी आज़ाद करवाने के बाद, ऐसा इनका सपना था। तो ये हम देख चुके हैं ये कैसे यहाँ कलकत्ता से निकलते हैं, यहाँ पंजाब से होते हुए, पेशावर से होते हुए, काबुल से होते हुए, रशिया से होते हुए, मॉस्को कैपिटल रशिया की, यहाँ से बर्लिन जाते हैं। यहाँ इंडियन लीजन और काफ़ी इंडियन सेंटर काफ़ी सारे काम करते हैं, हम देख चुके हैं। यहाँ से हिटलर से मुलाकात के बाद ये यहाँ केप ऑफ गुड होप से मेडागास्कर पहुँचते हैं U-18 के द्वारा। यहाँ से I-29 इनको लेके जाता है जापान में ये इंडियन नेशनल आर्मी को कंसोलिडेट करते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं और यहाँ से इनको अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं वो दिए जाते हैं। ये इस एरिया में अंडमान निकोबार आइलैंड है इंडियन ओशन में, वो इनको हैंड ओवर किए जाते हैं शहीद और स्वराज। वहाँ से ये आज़ादी की लड़ाई आगे लड़ेंगे। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज अंडर नेताजी के अंडर काफ़ी सारे ब्रिगेड्स में, काफ़ी सारे रेजिमेंट्स में ये डिवाइडेड थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंडर क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी नॉन कम्युनल आर्मी थी। मुस्लिम्स को काफ़ी बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट पोस्ट्स दी हुई थी, बड़े ऑफिसर्स की पोस्ट दी हुई थी। और वुमेन्स के लिए अलग से रेजिमेंट भी था जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। 3 बड़े रेजिमेंट थे। बड़े रेजिमेंट कितने थे? 3 बड़े रेजिमेंट थे इंडियन नेशनल आर्मी के। फर्स्ट रेजिमेंट था जिसका नाम था गांधी ब्रिगेड, जो महात्मा गांधी के नाम पे था। उसके बाद था नेहरू ब्रिगेड, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे था, मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे था। और आज़ाद ब्रिगेड मौलाना आज़ाद के नाम पे था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हैं वो नहीं हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ये इंडिया के फ्रीडम फाइटर हैं और ये आज़ादी के बाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बनेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिर्फ एक हमारा इंडियन थिंकर रह गया है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे। तो 3 बड़े ब्रिगेड कौन कौन से हैं? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और आज़ाद ब्रिगेड, या गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट इंडियन नेशनल आर्मी के रेजिमेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे क्या? ये इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज के रेजिमेंट हैं। कौन कौन से? गांधी, नेहरू, आज़ाद। उसके बाद एक वुमेन के लिए अलग रेजिमेंट बनाते हैं ये बाद में, जिसका नाम होता है रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है। ऑल इंडिया वुमेन रेजिमेंट होता है इंडियन नेशनल आर्मी का।
ये एशिया का पहला वुमेन रेजिमेंट होता है या इंडिया का पहला रेजिमेंट होता है? यहाँ से क्या पूछा जाएगा? यहाँ से हमें पता चलता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वलिटी पे बात करते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वुमेन रेजिमेंट को लीड कौन कर रहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे ये रेजिमेंट था। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की लड़ाई लड़ी थी और शहीद हो गई थी लड़ते लड़ते, उनके नाम पे ये रेजिमेंट है। रेजिमेंट को लीड कर रही हैं कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। पहले कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन लीड कर रही थी और बाद में आगे जाके लक्ष्मी सहगल ने लीड किया। कुछ और यूनिट भी हैं, गोरिल्ला रेजिमेंट भी है और कुछ सपोर्टिंग स्टाफ भी है। इंडियन सोल्जर्स और इसमें वॉलंटियर्स भी हैं बहुत सारे। जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के साउथ एशिया के वॉलंटियर्स भी हैं, इंडियन सोल्जर्स भी हैं, इंडिया के कैदी भी हैं बहुत सारे। लगभग 70,000 प्लस की ये आर्मी है। ठीक है, यहाँ ही इनका स्लोगन फेमस होता है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पावरफुल मैसेजेस देते हैं ये, टेलीकास्ट करते हैं रेडियो से। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के सपोर्ट में रैलीज निकालते हैं और मैसेजेस देते हैं, यूथ को जोड़ते हैं। और बर्मा, रंगून जो आज का म्यांमार है, वहां से 4 जुलाई 1944 को भी ये रेडियो से स्पीच डिलीवर करते हैं। ठीक है, इन स्लोगन देते हैं, दिल्ली चलो। एम क्या है? अंडमान निकोबार से बर्मा में जाना और बर्मा से मणिपुर और उसके साथ में जो है क्या नाम है, नागालैंड और मणिपुर से इंटर होना है, नॉर्थ ईस्ट से एंटर होना है, बंगाल के रास्ते, तब बांग्लादेश नहीं था, बंगाल था, बंगाल के रास्ते गंगा यमुना के मैदान से होते हुए हमने दिल्ली जाना है। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, इंडियन आर्मी ने, INA ने। ऑन टू दिल्ली अंग्रेजी में कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद या ग्लोरी टू इंडिया का नारा देते हैं, जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस ने भी अडॉप्ट किया है। इत्तेहाद, इत्माद एंड कुर्बानी, ये किसने कॉइन किया पूछा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कॉइन किया था। इत्तेहाद, इत्माद एंड कुर्बानी क्या मतलब होता है? इत्तेहाद उर्दू फॉर यूनिटी, इत्माद एग्रीमेंट, कुर्बानी सैक्रिफाइस। INA और नेताजी ने एक और स्लोगन फेमस किया था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, आपने काफी सारी मूवीज देखी हैं। इनकलाब जिंदाबाद नेताजी और INA ने, इंडियन नेशनल आर्मी ने फेमस किया था, बट ये इनका अपना स्लोगन नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है, हु कॉइन्ड इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद किसने कॉइन किया? तो ये कॉइन किया था मौलाना हसरत मोहानी ने। मौलाना हसरत मोहानी ने। मूनसून्स आ जाती हैं, जून जुलाई का महीना था, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा रुकावट होती है, बारिशें हो जाती हैं, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो दिल्ली की तरफ जाने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो ये थोड़ी जो इनका मार्च है ये स्लो डाउन हो जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी ने बोस की लीडरशिप में जापान के साथ मिलके इम्फाल जो कि मणिपुर में है और कोहिमा जो कि नागालैंड में है, वहाँ इन्होंने लड़ाई लड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर और इंडिया को आज़ाद कराने की कोशिश की, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को बूस्ट किया। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी ने इंडिया का जो ट्राई कलर है, जो इंडिया का आज का झंडा है, ये सबसे पहले कहाँ लहराया? इंडिया की अपनी टेरिटरी में। तो वो पहले तो था शहीद और स्वराज जो कि जापान ने जीते थे, वहाँ लहराया। बट उसके बाद इंडिया की जो अपनी टेरिटरी थी, इंडिया की अपनी मिट्टी थी, जो इंडिया की साइल के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और इंडियन नेशनल आर्मी ने मोइरांग नाम की एक जगह है मणिपुर में, अप्रैल 14, 1944 को ये झंडा लहराया। फर्स्ट टाइम इंडिया का ट्राई कलर इंडिया की मिट्टी पे लहराया गया था मणिपुर में। ठीक है, उसके बाद आगे क्या था? आगे क्या हुआ? जर्मनी की हालत खराब हो गई। जर्मनी और जापान जो कि बैक कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस को और इंडिया की आर्मी को। हाँ, हिटलर ने अपने आप को गोली मारी, सर में गोली मारी 30 अप्रैल 1945 में और सुसाइड कर दिया। जर्मनी हार रहा था ऐसा हिटलर को लगा और हिटलर अपने आप को गोली मार के शहीद कर देते हैं, मार देते हैं अपने आप को। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया है कि जर्मनी हारने वाला है। जब जर्मनी वीक हो गया तो एक्सिस पावर अपने आप वीक हो गई। उसके बाद बाकी जो बची खुची कसर थी वो यूएस ने निकाल दी। यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर
अगस्त 6 और अगस्त 9 को 1945 में बम गिरा दिए। जो बम उन्होंने हिरोशिमा के ऊपर गिराया, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर गिराया गया, और दूसरा बम 3 दिन के बाद, जिसका नाम था फैट मैन, वो गिराया गया नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त को 11:02 पे। तो इससे क्या हुआ, जापान की हालत खराब हो गई, जापान ने घुटने टेक दिए और जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वार को। इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार 2 सितंबर 1945 को खत्म हो गई। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गई, जापान ने सरेंडर कर दिया, जर्मनी का वो हाल हो गया, तो जापान ही बैक कर रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान कहता है कि अब हम आपकी और मदद नहीं कर सकते, किसी तरीके से आप अपनी जान बचाइए, हम आपको वहां से नॉर्थ ईस्ट से निकाल के जापान में लेके आते हैं। वो एक प्लेन भेजते हैं और वो प्लेन उनको लेके ताइवान पहुंचता है। ताइवान में उस प्लेन का क्रैश हो जाता है और 18 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है। उनको काफ़ी सारी इंजरीज आती हैं, बाद में हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, प्लेन में कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और उनके एक करीबी इंसान जो उनके राइट हैंड थे, हबीबुर रहमान, ट्रेवल कर रहे थे, उन दोनों की डेथ हो जाती है। इसके लिए काफ़ी सारी कमेटीज का गठन हुआ कि क्या सुभाष चंद्र बोस की मौत सच में क्रैश से हुई है या नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कमेटीज बनाई। कौन कौन सी कमेटीज थी? सबसे पहले बनाई फिगिस कमेटी। तो फिगिस कमेटी जो थी वो रिपोर्ट देती है 1946 में। वो कहती है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई है प्लेन क्रैश में। उसके बाद शाहनवाज कमेटी बनाई गई, शाहनवाज कमीशन बनाया। शाहनवाज कमेटी 1956 में रिपोर्ट देती है। उसके बाद एक और कमीशन था, खोसला कमीशन, 1970 में ये रिपोर्ट देती है। ये तीनों कमेटीज हैं जो कहती हैं कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई है प्लेन क्रैश में। बार बार कमेटीज क्यों बन रही थी? क्योंकि किसी ने सुभाष चंद्र बोस जैसे किसी आदमी को देखा था उनकी डेथ के बाद यहाँ इंडिया में ही। तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, काफ़ी सारी थ्योरीज आई इनकी डेथ को लेके। 3 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि इनकी डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में। कौन कौन सी? फिगस रिपोर्ट 1946, शाहनवाज कमेटी 1956 और खोसला कमीशन 1970। ये बात करती हैं कि इनकी डेथ हो गई। बट काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि इनकी डेथ यहाँ नहीं हुई। र्यूमर्स थे कि बोस प्लेन क्रैश में नहीं मरे, शायद ये सोवियत यूनियन चले गए। कुछ कहते थे कि बाद में भी ये गुमनामी बाबा के नाम से इंडिया में रहते थे। इसके लिए फिर से एक कमीशन बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 2005 में। ये कमीशन के लोग वहाँ गए, प्लेन क्रैश के बारे में पूछा जापान में कि क्या 1945 में आपके यहाँ कोई प्लेन क्रैश हुआ था? तो ये कहते हैं नहीं, यहाँ कोई भी ऐसा प्लेन क्रैश नहीं हुआ। तो मुखर्जी कमीशन कहता है कि इनकी डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से कमीशन को माना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनल जो कमीशन है खोसला कमीशन, उसी की रिपोर्ट को माना। खोसला कमीशन कहता है कि उनकी डेथ प्लेन क्रैश में हो गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद जो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स थे, जो 17,000 प्लस सोल्जर थे, उनके ऊपर ट्रायल चलाए गए, मुकदमे चलाए गए। उन ट्रायल्स का नाम है INA ट्रायल्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये INA ट्रायल्स क्या थे? INA ट्रायल्स चलाए गए थे दिल्ली के लाल किला में। तो INA ट्रायल को हम रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहते हैं। ये सीरीज ऑफ कोर्ट मार्शल थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुकदमे चलाए थे INA के सोल्जर्स के ऊपर 1945 से लेके 1946 तक। इन लोगों के ऊपर चार्जेस लगाए गए, टॉर्चर के, इनके ऊपर मर्डर चार्जेस लगाए गए, काफ़ी सारे देशद्रोह के मुकदमे लगाए गए, इनको टॉर्चर किया गया, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुकदमे लगाए गए, बहुत ज़्यादा इनको परेशान किया गया दिल्ली के लाल किला में। ठीक है, कुछ बड़े ऑफिसर्स के नाम हैं जैसे कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शाहनवाज खान। ये बड़े ऑफिसर थे, ये काफ़ी क्लोज थे सुभाष चंद्र बोस के। तो इनके ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे चलाए गए।
और इन मुकदमों को लड़ा हमारे बड़े बड़े एडवोकेट्स ने, बड़े बड़े लायर्स ने, जिनमें बुल्ला भाई देसाई थे, अल्ताफ अली थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे। इन्होंने डिफेंड किया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनको टार्चर किया गया, बट इनके खिलाफ जो इंडिया के नेशनल सेंटिमेंट्स थे पूरे इंडिया में इनके खिलाफ, इनके फेवर में आ गए। पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुए बड़े लेवल पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मुकदमे वापस लेने पड़े। ठीक है, तो कहाँ था ये थे, यहाँ पहुंचे थे वो अंडमान निकोबार के ऊपर, शहीद और स्वराज के ऊपर। यहाँ से उन्होंने एंट्री ली, यहाँ बर्मा में गए, रंगून में गए, यहाँ से उन्होंने टेलीकास्ट किया और आए यहाँ मणिपुर, इम्फाल में और कोहिमा नागालैंड में। यहाँ से इनकी टुकड़ियाँ इंटर हुई। ये बांग्लादेश बंगाल था, यहाँ से इंटर हुई। कहते हैं कि काफ़ी सारी टुकड़ियाँ इस एरिया में, यूपी बिहार वाले एरिया में भी पहुँच गई थी, बट जापान की हार हो गई, जर्मनी की हार हो गई और ये इनका सपना अधूरा रह गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इनके सोशियो पॉलिटिकल थॉट, सुभाष चंद्र बोस के सोशियो पॉलिटिकल थॉट। आपको समझ आ गया होगा, इनके नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ही आपको फील आ गया होगा कि इनका सोशियो पॉलिटिकल थॉट कैसे रहा होगा। हम जल्दी जल्दी में ये देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का सोशियो पॉलिटिकल थॉट जो था वो था ब्लेंड ऑफ नेशनलिज्म विद सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का एक्सेस सबके पास हो, और नेशनलिज्म और सोशलिज्म को ब्लेंड करने की बात की इन्होंने। और ये स्ट्रांग बिलीवर थे सोशल जस्टिस के, सोसाइटी में सबको जस्टिस मिले, सबको राइट्स मिले। ठीक है, ही एडवोकेटेड फॉर सोशलिस्ट इंडिया विद स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में सोशलिज्म हो, जो आज है, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लैंड रिफॉर्म होने चाहिए, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्टेट प्लानिंग पे इन्होंने फोकस किया, पंचायती राज पे, लोकल काउंसिल्स पे इन्होंने फोकस किया। ये एक चैंपियन थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के। हमें पूरे तरीके से आज़ादी चाहिए और हमारे लोकल मासेस का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, बोस एक नेशनलिस्ट थे जो बिलीव करते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, अंग्रेजों से आज़ादी की, और एक स्ट्रांग इंडिया बनाना चाहते थे। ठीक है, इनके सोशलिज्म के, ये सोशलिज्म को प्रमोट करते थे। सोशलिस्ट आइडिया जो इनके थे वो किस पे पर्टिकुलरली किस पे फोकस थे, प्लान इकोनॉमी पे और सोशल जस्टिस पे, वेलफेयर ऑफ मासेस पे ये बिलीव करते थे। पॉवर्टी का इशू हो, अनइक्वलिटी का इशू हो, इसको खत्म करने पे, इसको एड्रेस करने पे इनकी आइडियोलॉजी थी। तो क्या आइडियोलॉजी थी? सोशलिज्म, नेशनलिज्म, सोशल जस्टिस, वेलफेयर ऑफ मासेस। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी। ठीक है, और क्या? जेंडर इक्वलिटी। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे सोशल रिकंस्ट्रक्शन के। सोशल रिकंस्ट्रक्शन मींस सोसाइटी को रिबिल्ड करो, सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो, जस्टिस को प्रमोट करो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करो रिसोर्सेज का, डेमोक्रेटिक इंडिया का फ्यूचर जो हो वो डेमोक्रेटिक फ्यूचर हो। ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करो। एजुकेशन ही एक टूल है जो आपको जो ये आपको निकाल सकता है, जो आपकी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनइक्वलिटीज़ हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही एड्रेस कर सकता है। ठीक है, इनइक्वलिटीज़ हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, सोशल इश्यूज, इन सब को एड्रेस करने पे इन्होंने बात की है। सोशल जस्टिस की बात की है, सबको जस्टिस मिले। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ मासेस वर प्रायोरिटाइज्ड, लैंड रिफॉर्म हूँ बात कर चुके हैं हम, स्टेट प्लानिंग, सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस थ्रू पंचायती राज, जहाँ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का। फेडरलिज्म पे फोकस किया है इन्होंने, एक सेंटर पे एक स्ट्रांग गवर्नमेंट हो और यूनिटी हो सेंटर और स्टेट में। ठीक है, फेडरल इंडिया विद स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग रीजन और स्टेट्स। सरकार जो है सेंटर और स्टेट्स में पावर्स डिवाइड हो, सेंटर स्ट्रांग हो और सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, बीच में कॉपरेशन हो, यूनिटी हो, स्टेट्स की डेवलपमेंट हो, रीजनल की ऑटोनॉमी हो, इससे नेशन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन थे। लेफ्ट विंग कौन से होते हैं? जो चेंज को प्रमोट करते हैं, जो रेडिकल होते हैं, जो कंजर्वेटिव नहीं होते।
तो विद इन द कांग्रेस ये लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते थे। कांग्रेस जो है एक सेंटर पार्टी है, यहाँ लेफ्ट विंग के लोग भी हैं, यहाँ राइट विंग के लोग भी हैं, ठीक है। इनकी क्लियर आइडियोलॉजी थी, एक्शन प्लान, पीपल एक्शन प्लान हो, लोगों के इंटरेस्ट पे फोकस किया जाए, लोगों की डेवलपमेंट हो। कंक्लूजन क्या है इनकी आइडियोलॉजी का, इनका सोशियो पॉलिटिकल थॉट का मिक्स है नेशनलिज्म का, देशभक्ति और सोशलिज्म को मिक्स किया इन्होंने, ठीक है। कंप्लीट आज़ादी की बात की इन्होंने, और इक्विटेबल सोसाइटी हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, जस्टिस मिले सबको। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं, जैसे इक्विटी और जस्टिस की बात की। इक्विटी जिसको जितनी नीड है, इक्वल नहीं, इक्विटी, ठीक है। वेलफेयर ऑफ स्टेट, वेलफेयर ऑफ मासेस, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, सोशल रिकंस्ट्रक्शन बात कर चुके हैं हम। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, हम देखते हैं वुमेन रेजिमेंट अलग से बनाते हैं। टॉलरेंसेज ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं, इंडिया में डिफरेंसेज हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर हैं, बट हमें टॉलरेंस से सबके साथ रहना है, यूनिटी दिखानी है डाइवर्सिटी में। सारे के सारे लोग जो हैं वो ह्यूमन राइट्स को एंजॉय करें। जो बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक, वो सब बातें इन्होंने ऑलमोस्ट की हैं। यूनिटी की बात की है, फेथ की बात की है, सेक्रीफाइस की बात की है। इनके कुछ न्यूज़पेपर जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया या स्वराज हो गया, वो सारे हम ऊपर बात कर चुके हैं। 3 इंपॉर्टेंट बुक्स आप याद रखेंगे, कौन कौन सी? इंडियन स्ट्रगल 1934 में ये लिखी, हाँ ये 2 पार्ट में बुक है। पहले 1920 से लेके 1934 की बात होती है इसमें आज़ादी की, और फिर 1934 से 1942, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बैन कर दी थी बुक 1948 में, दोबारा से इसको ये बैन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो इंडियन स्ट्रगल ये इनकी बुक है। नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंट बुक है इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। किसकी बुक है? सुभाष चंद्र बोस की, 1930 में लिखते हैं, जिसमें ये बात करते हैं अपनी एजुकेशन पे, अपनी लाइफ पे, एजुकेशन पे, इंग्लैंड के सफ़र पे, और पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया पे, ठीक है, ठीक है। ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी, एंड एन इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। तो जो इनकी ये बुक थी इंडियन स्ट्रगल, इसको टाइप किसने किया था? इमली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या बुक है? नेक्स्ट इनकी बुक है लेटर टू इमली। इमली जो इनकी वाइफ है, ये बुक इनकी डेथ के बाद पब्लिश होती है। ये क्या करते थे, जब ये जेल में थे, ये लेटर लिखा करते थे अपनी वाइफ को। वो सारे के सारे लेटर प्रिजर्व थे 1930 से लेके 1940 में। जितने भी लेटर इन्होंने लिखे हैं शादी से पहले और शादी से बाद, वो सारे लेटर की एक बुक है। इस बुक का नाम है लेटर्स टू इमली शेंकल, जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई है। क्या है इन लेटर्स में? इनमें इमोशनल वर्ल्ड की पे फोकस है, पॉलिटिकल थॉट्स हैं इनके, और डेली लाइफ है इनकी। क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। 23 जनवरी 1897 में पैदा होते हैं। 23 जनवरी इंडिया में करज डे के तौर पे मनाया जाता है। पराक्रम दिवस उड़ीसा में पैदा होते हैं। 1945 में 18 अगस्त इनकी डेथ होती है प्लेन क्रैश में, जो कि कंट्रोवर्सी है, हम देख चुके हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये हायर स्टडी करते हैं, और 1921 में इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद ये रिज़ाइन करते हैं। 1920 में क्वालिफाई करते हैं 4th रैंक के साथ, 21 में ये रिज़ाइन करते हैं। इनको नेताजी भी बोला जाता है, और पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स मीन्स देशभक्तों का देशभक्त किसको कहा जाता है? नेताजी को कहा जाता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? मिलिटेंट नेशनलिज्म, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है इनकी, और सोशलिज्म पे फोकस करते हैं। प्रेसिडेंट कब बने? 1938 हरिपुरा का सेशन, और 1939 तरीपुरी का सेशन। तरीपुरी सेशन में ये रिजाइन कर देते हैं। क्लैशेस होते हैं इनके गांधी के साथ, और ये बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है इनकी, रेडिकल चेंज की आइडियोलॉजी है। अग्रेसिव हैं आज़ाद कराने के लिए इंडिया को। आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं, इंडियन लीजन का गठन करते हैं बर्लिन में, और आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर और जापान में। रिवाइव करते हैं ये बेसिकली इंडियन नेशनल आर्मी को। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? मोहन सिंह ने, पढ़ चुके हैं हम। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बनाते हैं ये अक्टूबर 1943 में। आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारे देते हैं, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इट इज़ ब्लड अलोन दैट कैन पे प्राइज ऑफ फ्रीडम। रेड फोर्ट में इंडियन नेशनल
आर्मी के ट्रायल होते हैं 1945 से 1946 में। जय हिंद का नारा दिया इन्होंने। इनकी डेथ एक मिस्ट्री है, हम बात कर चुके हैं। 1941 में ये जेल से हाउस अरेस्ट से निकल के बर्लिन गए थे। इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अलग से मेंशन किए हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको समझ होनी चाहिए। फ्रीडम पे क्या विचार है? कंप्लीट आज़ादी चाहिए, इमीडिएट आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। मेथड, गांधी के मेथड को पसंद नहीं करते, ये कहते हैं नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा, मिलिटेंट नेशनलिज्म। गांधी का मेथड, रिस्पेक्ट करते हैं गांधी को, बट गांधी की अप्रोच को ये क्रिटिसाइज करते हैं। सोशलिज्म इनका क्या है? प्लान इकोनॉमी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि प्लान्ड इकोनॉमी की बात किसने की है? प्लान्ड इकोनॉमी का सोशलिज्म था किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। सोशल रिकंस्ट्रक्शन, दो ही सवाल हैं इनकी सोशलिज्म से, प्लान इकोनॉमी और सोशल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, बात कर चुके हैं। सेकुलरिज्म की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग सेकुलर हैं। आईएनए में हमने देखा है सब रिलीजन्स के लोग हैं। आईएनए में मुस्लिम्स को बड़ी पोस्ट दी हुई है। लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पे बिलीव करते थे, सेंट्रलाइज लीडरशिप पे बिलीव करते थे। ये एडमायर थे, दो बड़े लीडर्स थे, एक हिटलर था, एक मसलूनी था। मसलूनी और हिटलर की इनको आइडियोलॉजी पसंद नहीं थी, सिर्फ इनका डिसिप्लिन पसंद था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मसलूनी और हिटलर, आइडियोलॉजी नहीं पसंद थी, इनका डिसिप्लिन, इनकी लीडरशिप पसंद थी। यूथ पे फोकस किया है, यूथ पावर पे फोकस किया है, यूथ में डिसिप्लिन लाने की बात की है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यूज करेंगे सुभाष चंद्र बोस के। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, कमेंट ज़रूर किया करें, बहुत मेहनत लगती है, आपके लिए लेक्चर लेके आते हैं, तो एक पॉजिटिव सा कमेंट करने में आपका क्या जाता है। थैंक यू सो मच।